नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा है। हावड़ा के शिवपुर में एक बार फिर से हिंसा और पथराव हुआ है। दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कई मीडिया कर्मियों को चोट आई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव कर दिया। हावड़ा में हिंसक झड़प के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के शिवपुर इलाके में दहशत और तनाव महसूस किया जा रहा है। बीजेपी ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना अब यह आम बात बन गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेना की 3 दिवसीय मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसमें सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर चर्चा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में भारतीय सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशीकरण, आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल यात्रा के दौरान छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर छात्र बेहद उत्साहित हैं। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023 से 2028 तक की विदेश व्यापार नीति जारी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। नई विदेश व्यापार नीति के तहत रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई वर्षों से विदेश व्यापार नीति का इंतजार था। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन सरकार की अप्रोच इस मामले में लचीली रही है और समय के अनुसार पॉलिसी में भी बदलाव हो सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए मौजूदा वर्ष अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। 16 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंदौर हादसे में घायलों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। दौरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए महू से सेना की एक टीम भी बुलाई गई, जिसमें 75 जवान शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिस कारण बचाव कार्य में समय लग रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिशन स्वच्छता और जल पर कहा कि सरकार ने 2030 तक 11 साल पहले के 2019 में ही स्वच्छता मिशन साकार कर लिया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया गया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को अहम बताते हुए कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फेक न्यूज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचना जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा समूह ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में बेहतर संवाद अहम भूमिका निभाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर की मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड में 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 स्वास्थ्य परियोजनाओं के अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और 3 जिलों रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर्स के समूह अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल में राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों के करीब 4500 छात्र और प्रोफेसर शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं है। इस बिल से प्राइवेट मेडिकल संस्थानों पर नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों की हालत भी सरकारी अस्पतालों जैसी हो जाएगी। इंदौर से शारजाह की फ्लाइट शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन चलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंदौर के इतिहास के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में इंदौर सिर्फ 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और आज इंदौर 24 शहरों से जुड़ा हुआ। कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया की लक्ष्मी ऑयल मिल में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियों को लगाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कानपुर में बांसमंडी हमराज मार्केट के बगल में एक टावर में कल रात भीषण आग लग गई। देर रात हुए हादसे में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दम घुटने से एक घर में परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग मच्छर भगाने वाले मार्टिन कॉइल जलाकर सोए थे और कमरा बंद होने की वजह से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई। दिल्ली के वजीरपुर इलाके की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए 25 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। ओडिशा के संबलपुर जिले में एक कार के नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एक शादी से लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निदान का निर्देश दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा जिला कार्यालयों के वर्चुअल माध्यम से उसका उद्घाटन किया। इसी के साथ भाजपा के देश भर में 500 कार्यालय हो गए हैं। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का विषय है कि भाजपा, जिसने अपनी यात्रा जनसंघ से शुरू की, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यालय कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनता है। उन्होंने कहा कि देश में एकमात्र भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं और विचारधारा पर काम किया जा रहा है। हरियाणा के मानेसर में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर आईटीबीपी और एनएसजी के महानिदेशक सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका ने हिस्सा लिया। 21 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मौके पर एनएसजी के कमांडो ने वीवीआईपी सुरक्षा, किसी आतंकी घटनाओं को नाकाम करने, बॉम्ब ऑपरेशन और जमीन से लेकर आकाश तक दुश्मन के इरादों को तोड़ने का अपना जज्बा दिखाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले एक दिन में कोरोना के 3095 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1390 लोग उपचार कराकर स्वस्थ भी हुए। कोरोना के देश भर में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.91% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% दर्ज की गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,208 है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके की खुराकें दी जा चुकी है। पिछले एक दिन में 6,553 से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
न्यायालय ने केजरीवाल पर प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताया। केजरीवाल को न्यायालय ने जुर्माने की राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने अरविंद केजरीवाल के कहने पर 2020 में TRS पार्टी के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज CBI MK नागपाल ने शुक्रवार को CBI की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच के इस स्टेज पर आरोपी को रिहा किए जाने से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। घरेलू हिंसा कानून के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद महिला बन गई है वह भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार रखती है। बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन के बाद उसी लिंग का माना जाएगा जो उसके द्वारा चुना गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश TS शिवज्ञानम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। शेयर बाजार में आज 30 अंकों पर आधारित BSE सेंसेक्स जोरदार तेजी के साथ 1031.43 अंकों की उछाल के साथ 58,991 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंकों की मजबूती के साथ 17,353 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 82 रुपये 17 पैसे प्रति डॉलर अस्थायी स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के कारण राजधानी दिल्ली में सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 380 रुपये की तेजी के साथ 59,680 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमत 280 रुपये घटकर 71,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ते हुए 24 मार्च तक पिछले 8 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एक सप्ताह में 5.98 अरब डॉलर के उछाल के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर इस साल फरवरी में 6% रही। पिछले साल इसी माह में ये 5.9% के लगभग रही। भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-2023 की दिसंबर तिमाही में घटकर 18.2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी GDP का 2.2% रह गया। चालू खाता घाटा मुख्य रूप से वैश्विक बाजार पर देश की स्थिति को बताता है। सरकार ने माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की निधि में 8,000 करोड़ रुपए की राशि डाली है। गारंटी के लिए सीलिंग की सीमा को भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में उछाल देखने को मिला। रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ 5,498 करोड़ रुपए के 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। करीब BEL के शेयरों में 8% का उछाल देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर बृहद आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए बनी प्रतिकूल पारिस्थितियों को 2023-2024 में घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की आय वृद्धि पर बुरा असर पड़ने वाला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-2024 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए ज्यादातर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% और बालिकाओं के लिए बचत योजना सुकन्या समृद्धि के लिए ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत ऐसे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने को तैयार है जो डॉलर की कमी या मुद्रा की विफलता का सामना कर रहे हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में दूसरी G20 शेरपा बैठक केरल के कुमारकोम में सुरम्य गांव में की जा रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र केरल के कुमारकोम में शुरू हुआ। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वी मुरलीधरन ने कहा कि G20 की वसुधैव कुटुंबकम की थीम भाईचारे और परस्पर जुड़ाव के सार को समाहित करता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में कृषि कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी देशों ने एक मत होकर 4 विषयगत क्षेत्रों पर बल दिया, जिसमें खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के डिजिटलीकरण शामिल है। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रिचर्ड को अमेरिकी सीनेट ने स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया है। अमेरिकी सीनेट ने रिचर्ड वर्मा के नाम पर 26 के मुकाबले 67 मतों से सहमति जताई। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान के मामले में अब उन पर मुकदमा चलेगा। पोलैंड के लॉर्ड्स में बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें नाटो के पूर्वी भाग के देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका की यात्रा पर हैं। चीन उनके इस दौरे से बौखलाया हुआ है। चीन ने धमकी दी है कि यदि साई ने अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात की तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के बावजूद सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इजराइल में न्यायिक कानून को वापस लेने के बाद हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में उतर आए। तेल अवीव में सरकार के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। विवादास्पद न्यायिक सुधार कानून को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कानूनों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। डेनमार्क के सेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा खर्च बढ़ाने के वादों के बावजूद रक्षा क्षेत्र और नाटो की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बड़ी कमी आई है। यूक्रेन संकट के बाद नाटो ने तय किया है कि सभी देशों का जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करना अनिवार्य होगा। भारत की पीवी सिंधु ने मैड्रिड मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतू और स्वीटी बूरा को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान प्राप्त करने के बाद मुक्केबाज नीतू ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की गई पुरस्कार राशि युवा खिलाड़ियों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। स्वीटी बूरा ने भी सम्मान मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में देश का नाम रोशन करती रहेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन आज से शुरू हुआ है। 52 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में खिताब के लिए कई टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्करम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 अप्रैल को होने वाले टीम से पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टीम की कमान संभालेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बनाया है।
रूस के खिलाड़ी कैरन खेचानोव भी मियामी ओपन में अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब रहे। एलेना रायबाकिना ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में रायबाकिना ने जेसिका पेगुला को शिकस्त दी। ये रायबाकिना की पेगुला पर पहली जीत। चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा को मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सऊदी अरब के पूर्व कोच हर्वे रेनार्ड फ्रांस की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए। चेल्सी ने महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चेल्सी ने गत विजेता फ्रेंच क्लब लियों को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी से इंडोनेशिया के हटने के बाद अर्जेंटीना ने मेजबानी के लिए एक बार औपचारिक प्रस्ताव रखा है। प्लेनेट फिल्म फेयर मराठी अवार्ड्स 2022 के 7वें एडिशन में फिल्म गोदावरी की धूम रही। इसके निर्देशक निखिल महाजन को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। हॉलीवुड फिल्म जॉन विक का चैप्टर 4 लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस किया है। फिल्म दसरा ने ओपनिंग डे पर 17 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये सभी भाषाओं को मिलाकर सामने आए हुए आंकड़े हैं। इनमें हिंदी भाषी आंकड़ों की अगर बात करें तो फिल्म ने 6.78 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। अजय देवगन की फिल्म भोला की ओपनिंग भी अच्छी रही है। फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी तू झूठी मैं मक्कार 23वें दिन महज 91 लाख की कमाई कर पाई। रणबीर कपूर की फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 198 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत में भी इस फिल्म ने अब तक 133 करोड़ 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।